आप सभी का फिर से शांति निकेतन इंटर कॉलेज में स्वागत है। कक्षा 12 के लिए रसायन विज्ञान का आज हमारा नया टॉपिक है। टॉपिक का चैप्टर है वैद्युत रसायन। इससे पहले आपको हमने विलयन के बारे में भी पढ़ा दिया है। विलयन का चैप्टर समाप्त हो चुका है और रासायनिक बलगतिकी का चैप्टर समाप्त हो चुका है। आज हम तीसरा चैप्टर, वैसे ये चौथा चैप्टर है पर तीसरा मैं मान के वैद्युत रसायन का पाठ शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए वैद्युत रसायन, यहाँ पे थोड़ा सा वैद्युत समझिए। रसायन, रसायन में किसका हम अध्ययन करते हैं? पदार्थ का अध्ययन करते हैं। वैद्युत मतलब करंट, एक तरह से समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट, उसका हम अध्ययन करेंगे। यानी कि केमिकल और वैद्युत दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे। पदार्थ और करंट के बारे में, धारा के बारे में, विद्युत के बारे में लेकर के साथ में चलेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, नाम से समझ में आ रहा है। वैद्युत रसायन मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत संबंधित चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, उसे हम वैद्युत रसायन कहेंगे। इसमें हमें टॉपिक पहला आता है अर्धसेल क्या होता है। अर्धसेल, देखिए अर्धसेल क्या होता है कि कोई एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें एक इलेक्ट्रोड एक विलयन में डूबा होता है। अब बात आती है, आपके मन में आएगा कि सर इलेक्ट्रोड क्या होता है। भाई इलेक्ट्रोड का मतलब होता है किसी भी धातु के छड़ को हम इलेक्ट्रोड कहेंगे। ठीक है, तो अर्धसेल क्या होता है कि ऐसा निकाय जिसमें एक इलेक्ट्रोड मतलब एक धातु की छड़ एक ही विलयन में डूबा होता है, उसे हम बोलते हैं अर्धसेल। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने कापर का छड़ ले लिया। कापर जानते हैं अब धातु होता है, और इसमें हमने कापर सल्फेट का विलयन है। ठीक है, इसमें हमने कापर सल्फेट के विलयन में कापर के इलेक्ट्रोड को हमने डाल दिया, तो ये हमारा सिस्टम पूरा कहलाएगा अर्धसेल। मतलब ऐसा निकाय जिसमें एक इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबा होता है, उसे हम बोलते हैं अर्धसेल। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमारा आता है दूसरा टॉपिक सेल। सेल क्या होता है? जब एक ही विलयन में, मतलब ऐसा सिस्टम हो, ऐसा निकाय हो जिसमें एक ही विलयन में दो इलेक्ट्रोड डूबे हों, तो उसे हम बोलते हैं सेल। मतलब ऐसा निकाय जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी एक ही विलयन में डूबे होते हैं, उसे हम बोलते हैं सेल। जैसे ये मान लीजिए आपका कोई भी सिस्टम है, यह कोई धातु का लवण है, इसमें दो इलेक्ट्रोड को हमने डाल दिया, यह इस तरह से हमारा सेल कहलाएगा। यह हमारा अर्धसेल कहलाएगा। ऐसा निकाय जिसमें एक इलेक्ट्रोड किसी एक विलयन में डूबा हो, उसे अर्धसेल बोलेंगे। ऐसा निकाय जिसमें दो इलेक्ट्रोड एक विलयन में डूबा होता है, उसे सेल बोलेंगे। ठीक है, सेल और अर्धसेल में अंतर समझ गए। वैसे यहाँ से प्रश्न नहीं आपसे पूछा जाएगा, फिर भी आप जान लीजिए। यहाँ से आपका पूछा जाएगा विद्युत रासायनिक सेल। यहाँ से आपका मेन चीज़ है, इम्पोर्टेंट आप कर लीजिएगा, यहाँ से कंसंट्रेशन अपना बना लीजिएगा। विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? देखिए विद्युत रासायनिक सेल एक तरह का निकाय होता है, मतलब सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोड या तो एक विलयन में डूबे हों या दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में डूबे हों, पर वह किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े हों। ठीक है, मतलब कि ऐसा निकाय जिसमें दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे हों या फिर अलग अलग विलयन में डूबे हों, पर वह एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हों, तो उसे हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल। जैसे पीछे आप देखे थे, यह कोई आपका सिस्टम है, विलयन है, इसमें दो इलेक्ट्रोड हमने डाल दिया, ये हमारा सेल या विद्युत रासायनिक सेल हो गया। या फिर दो विलयन अलग अलग हों और दो इलेक्ट्रोड अलग अलग हों, पर ये एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से इलेक्ट्रोड आपस में जुड़े रहेंगे, तो इसको हम बोलेंगे विद्युत रासायनिक सेल। क्लियर हुआ? मतलब ऐसा निकाय जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी एक विलयन में डूबे हों या फिर अलग अलग विलयन में डूबे हों, पर किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हों, तो ऐसे निकाय को, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल। ठीक, इसके बाद हम जान लेते हैं विद्युत रासायनिक सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे आता है विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल। नंबर 2 पे आता है गैल्वनी या वोल्टीय सेल।
ठीक है, इन दोनों में अंतर भी आ जाता है परीक्षा में, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, कुछ नहीं है। विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है? इसमें अभिक्रिया करने के लिए ऊर्जा किसी बाहरी स्रोत से दिया जाता है। सेल मतलब आपको दिमाग में हमेशा सेट हो जाना चाहिए कि भाई इस तरह से कोई चीज़ होगी। बैटरी आप देखे होंगे घर पे, इस तरह से 2 टर्मिनल होगा, प्लस माइनस होगा, ये आपके दिमाग में सेल जैसे ही कहें तुरंत आपके दिमाग में ये इमेज बन जाना चाहिए कि बैटरी की बात हो रही है। विद्युत अपघटनी सेल, इसमें क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए ऊर्जा किसी बाहरी स्रोत से दिया जाता है। आपको हमने बहुत पहले बताया था कि कोई भी अभिक्रिया होती है तो ऊर्जा अवश्य ज़रूरत होती है। कोई भी अभिक्रिया होती है उसके लिए आवश्यक ऊर्जा को हम क्या बोले थे? सक्रिय ऊर्जा। मतलब किसी भी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए, पूर्ण होने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो उसी तरह से इस विद्युत अपघटनी सेल में जो अभिक्रिया होती है उसको ऊर्जा बाहरी स्रोत से दिया जाता है। ठीक है, इसमें 2 ध्रुव होते हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, जैसे बैटरी में आप समझते हो। ठीक है, इसको प्लस वाले को हम एनोड बोलते हैं, ऋण वाले को कैथोड बोलते हैं। जो बैटरी में प्लस और माइनस देखे होंगे टर्मिनल लगा होता है, उसमें एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विद्युत अपघटनी सेल की। तो विद्युत अपघटनी सेल में जो धन ध्रुव होता है उसे हम एनोड बोलते हैं, और जो ऋण ध्रुव होता है उसे हम कैथोड बोलते हैं। ठीक है, जो एनोड होता है उस पर ऑक्सीकरण होता है, और जो कैथोड होता है उस पर अपचयन होता है। आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। ठीक है, ऑक्सीकरण क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। अपचयन क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक, या इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन कह रहे हैं। यहाँ पे इसकी बात नहीं करनी है, हमें बस यहाँ समझना है कि विद्युत अपघटनी सेल में अपक्रिया करने के लिए ऊर्जा किसी बाहरी स्रोत से दी जाती है। इसका जो धन ध्रुव होता है उसे एनोड कहते हैं, जो ऋण ध्रुव होता है उसे कैथोड कहते हैं। एनोड पे ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पे अपचयन होता है। आपको बस इतना इसमें जानना है। इसके बाद है गैल्वनी सेल। गैल्वनी सेल क्या होता है? ये एक तरह का युक्ति होती है जिसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। गैल्वनी या वोल्टी सेल में क्या होता है कि वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाता है। इसमें भी 2 ध्रुव होते हैं, एक धन ध्रुव होता है, एक ऋण ध्रुव होता है। धन ध्रुव को हम यहाँ पे उल्टा थोड़ा सा कहेंगे, धन ध्रुव को उसमें एनोड कह रहे थे, यहाँ पे कैथोड कहेंगे, और ऋण ध्रुव को एनोड कहेंगे। यानी कि इसका जो धन ध्रुव होता है वह कैथोड होता है और ऋण ध्रुव एनोड होता है। जबकि हमारा विद्युत अपघटनी में क्या था कि धन ध्रुव एनोड और ऋण ध्रुव कैथोड। अंतर देख लीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन होता है, पहले जैसा सेम। बस इसमें क्या, धन वाला ऋण हो गया, ऋण वाला धन हो गया, बस इसमें। जैसे में इसमें एग्जाम्पल आता है डेनियल सेल, ड्राई शुष्क सेल, बैटरी, ये सारे सब आ जाएंगे आपके गैल्वनी सेल के या वोल्टी सेल के अंतर्गत। बैटरी जो होती है, जो ड्राई सेल होता है चाहे डेनियल सेल होता है, उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, इसको प्राथमिक सेल बोलते हैं। जो आपकी बैटरी होती है उसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, इसको द्वितीयक सेल बोलते हैं। ठीक है, प्राथमिक सेल में आ जाए आपका डेनियल और शुष्क सेल, और प्राथमिक में हो गया, द्वितीयक में आ जाएगा आपका बैटरी। बैटरी को हम रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन डेनियल और शुष्क सेल को रिचार्ज नहीं कर सकते। जो जैसे टार्च में एक बैटरी पहले लगती थी, अब आती होगी शायद मार्केट में, उसमें देखे होंगे, तो उसमें उसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते थे। जल गया सेल तो जल गया, काम ख़त्म। तो वही चीज़ है। तो आपका इन दोनों में अंतर हो गया, विद्युत और अपघटनी सेल में। ठीक है, चलिए ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव। ये 60 नोट में 1 से 2 नंबर में पूछ लेता है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धन या ऋण आवेशित हो जाती है। धन या ऋण आवेशित होने से धातु की छड़ और विलयन के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, जब किसी धातु की छड़ को, यह धातु की छड़ है, उसी के लवण के, मतलब अगर ये कापर का छड़ है तो कापर सल्फेट होना चाहिए, कापर क्लोराइड, कुछ भी, मतलब कापर का ही लवण होना चाहिए, दूसरे का नहीं होना चाहिए। जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो विलयन के सापेक्ष जो धातु की छड़ है या तो धन आवेशित होगा या तो ऋण आवेशित होगा।
जब धन या ऋण आवेशित होगा तो विलयन और धातु की छड़ के बीच में एक बोल्ट उत्पन्न हो जाएगा जिसको विभवांतर बोलते हैं। उसी विभवांतर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, पोटेंशियल, विभव मतलब होता है पोटेंशियल अंग्रेजी में इसको। तो आप क्लियर हो गया ना। इसको जो होता है इलेक्ट्रोड विभव को हम ई से दर्शाते हैं, ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोड विभव को किससे दर्शाते हैं? ई से। और इलेक्ट्रोड विभव का परिभाषा क्या होता है आपको बता दिए। जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे एक शब्द और जोड़ेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अगला टॉपिक है हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसे E0 से दर्शाते हैं, E0 भी बोल सकते हैं, समझना चाहिए। अब क्या होता है थोड़ा सा, इलेक्ट्रोड विभव में क्या था कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु और छड़ के बीच में धातु और विलयन के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न होता है, इसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। लेकिन मानक में थोड़ा सा चेंज होगा, आपको जोड़ना क्या पड़ेगा? 25 डिग्री सेल्सियस और क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें? 1 मोलर आयन सांद्रता के विलयन में। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का परिभाषा एकदम सेम है इलेक्ट्रोड विभव की तरह, बस जोड़ना क्या है? जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोलर आयन सांद्रता के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ और विलयन के बीच में विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे हम बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। जोड़े क्या? 25 डिग्री और 1 मोलर सांद्र वाला। परिभाषा एकदम क्लियर हो जाएगा। जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री ताप पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ और विलयन के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे हम बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, इसको हम E0 से दर्शाते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध, यानी कि E और E0 में संबंध। इस पर एक समीकरण बनता है जिसे हम नष्ट समीकरण कहते हैं। नष्ट समीकरण इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये पूछा जाता है नष्ट समीकरण क्या होता है और उसके जो नियतांक हैं उसको सारे चीज़ों को चिन्ह को लिखिए, ऐसे बोला जाता है प्रश्न। तो इसमें एक संबंध होता है समीकरण जिसको हम लिख रहे हैं E बराबर E0 माइनस 303 RT पान NF log 1/mn प्लस। यह होता है नष्ट समीकरण। ई जो है क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव है E0, मानक इलेक्ट्रोड विभव। R गैस नियतांक, T परम ताप, कहीं देखे होंगे, क्या लोग आपको पीछे बताए थे विलयन वाले पार्ट में, कैपिटल T, PV बराबर RT करके। T परम ताप, N जो होता है वह इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या होता है। तो आपका ये हो गया नष्ट समीकरण। E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपान NF log 1/mn। ठीक है, इसमें E जो है इलेक्ट्रोड विभव, E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव, R गैस नियतांक, T जो है परम ताप, N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, F जो है फैराडे नियतांक है। ठीक है, mn जो है धातु आयनों की संख्या है। तो इस तरह से ये आपका नष्ट समीकरण भी हो गया और इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड विभव। रेडॉक्स इलेक्ट्रोड विभव। थोड़ा सा यहाँ पर रेडॉक्स को हम अंग्रेजी लिखते हैं, बाकी सेम उसी तरह रहेगा, रेडॉक्स। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, रेड मतलब रिडक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? अपचयन। ऑक्स को ले लीजिए, ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन।
करण, समझ लिए, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन और ऑक्सीकरण। ठीक है, जब एक ही इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं तो इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स विभव। नाम से लग रहा है, देखिए थोड़ा सा इसको देखिए, रेडॉक्स मतलब रेड, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, रेड मतलब रिडक्शन, अपचयन और ऑक्सीकरण। जब एक ही इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता हो तो इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है घुमा फिरा के, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हम थोड़ा मुझे आदत पड़ी है ECS बोलने का, तो आप जैसे ही मैं बोलूँगा ECS तो आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी दिमाग में आना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये बार बार टर्म हम यूज करेंगे ECS में, ECS में, ECS में, जब भी कहें तो आप इसको आप समझेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। होता क्या है कि जो धातु होते हैं, सारे जो धातु होते हैं उनका कुछ न कुछ एक मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। जैसे हाइड्रोजन का 0.00 मान करके हम अन्य धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना करते हैं। तो ऐसे ही अगर सभी धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम उसके बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं तो एक श्रेणी बन जाती है जिसे हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में को आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो विद्युत चलिए तो देखिए यह विद्युत रासायनिक श्रेणी रहेगा, हम समीकरण लिख दिए हैं, सॉरी माफ़ करिएगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ECS। यहाँ पे देखिए एक क्रम है, इसको आपको याद रखना है। थोड़ा सा हमारा बोर्ड छोटा पड़ गया है इसलिए हमने इस यहाँ पे लिखा है, इसके नीचे वाले भाग को इधर कर दिया, उसके नीचे के भाग को इधर कर दिया है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये वाली चीज़ है, इसके नीचे ये वाला भाग है, यानी कि मैग्नीज के आगे जिंक आ जाएगा, जिंक के बाद ये आपका लेड है, लेड के नीचे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे ये कापर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये सब है ना। इसको आप ये एक तरह से नीचे की तरफ है, ठीक, ऊपर की तरफ ही है। सबसे ऊपर देखिए इसमें क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपको ये नंबर याद नहीं रखना है, ये कि -3.04 है या फिर -0.76 है, ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। हाइड्रोजन का 0.00 है, ये सब आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं। बस आपको थोड़ा सा दिमाग में ये लगाना है कि देखो एकदम ऊपर जा रहे हैं तो माइनस यानी -3.04 आ रहा है, और सबसे नीचे जा रहे हैं तो +1.5 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि नीचे आने पर अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे आ रहे हैं तो ऋण का मान क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। देखो -3.04 से घट रहा है, क्या हो रहा है -2.71, फिर और कम हो गया -1.18 हो गया, फिर और नीचे आएंगे तो ये देखो और कम हो गया। ठीक, अब इधर थोड़ा सा देख लीजिए, प्लस का नीचे आ रहा है तो प्लस देखो ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो आपको बताने का मतलब मेरा बस यही है, आपको क्या जानना है इसमें, आपको ये ध्यान देना है, ये आपको क्रम याद रखना चाहिए। ठीक है, वैसे न्यूमेरिकल ऐसा पूछा जाता है कि जिसमें आप क्रम आराम से बना लोगे, आइडिया हम बता दे रहे हैं कैसे बनाओगे। देखो जब भी दिया रहेगा आपको यह दिमाग में देखना है कि अगर माइनस वाला नंबर, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका जितना ज़्यादा मतलब उतना ऊपर। जैसे मान लीजिए हमने 4 धातु कह दिया, जैसे कह दिया A है, B है, C है, D है, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव मैंने मान लिया -2 है, इसका -1.8 है, इसका मान लेते हैं 2.6 है, इसका मान लेते हैं कि -3.0 है। बताइए भाई ऊपर कौन होगा, तो हमने बताया कि ऋणात्मक मान बढ़ता है ऊपर, यानी जितना अधिक माइनस रहेगा वो ऊपर रहेगा। इसका मतलब कि ये माइनस ऊपर है, यानी D ऊपर हो गया। उससे कम माइनस कौन सा है, ये है, तो यानी C हो गया। उससे कम क्या है, A हो गया। उससे कम क्या है, B है, तो B हो गया। तो ये सबसे ऊपर इस तरह से हो जाएगा। तो आपको याद रखने का मतलब क्या हुआ कि भाई ECS में नीचे से ऊपर जाते हैं तो ऋणात्मक मान बढ़ता है
और धनात्मक मान घटता है। बस इसी से काम पूरा बन जाएगा आपका कि ECS में नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऋणात्मक मान बढ़ेगा और धनात्मक मान घटेगा। जैसे देखिए ECS में नीचे से ऊपर जाइए, देखिए ये 1 है, 1 से कुछ कम हुआ, कुछ कम हुआ, कुछ कम हुआ, यानी धन वाला कम हो रहा है और यहाँ से ऋण वाला क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आपको बस इतना क्लियर अगर आप दिमाग में सेट कर लेंगे तो इसके सारे न्यूमेरिकल आप कर लेंगे। और थोड़ा सा याद रखना है तो ये सीरीज याद रख सकते हो, ये धातु किसके ऊपर है किसके नीचे है, अगर ये याद कर ले तो और बेटर है। ये वैल्यू आपको याद नहीं करनी है, बस वैल्यू में क्या याद रखनी है, ECS में नीचे से ऊपर जाते हैं तो ऋणात्मक मान बढ़ता है और धनात्मक मान घटता है, यानी धन का मान कम रहेगा ऊपर और ऋण का मान ज़्यादा रहेगा। ये क्लियर आपको करना है। इस पर न्यूमेरिकल आ जाएगा, अच्छे से आपको समझा देंगे। अब देखिए, अब इसमें आता है अगला टॉपिक हमारा आता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग क्या होता है, उपयोग क्या होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग सबसे पहले हम जान लेते हैं क्रियाशीलता ज्ञात करने में। पहला इसका उपयोग होता है क्रियाशीलता ज्ञात करने में। क्या होता है कि कोई भी धातु होती है ECS में जो ऊपर होती है उसकी क्रियाशीलता नीचे वाली से कम होती है। कोई भी धातु हो, जैसे आपका यहाँ लिथियम है, पोटेशियम, इसमें बोला जाए कौन अधिक क्रियाशील है तो बताओगे भाई लिथियम अधिक क्रियाशील है, पोटेशियम कम क्रियाशील है। तो ECS में नीचे से ऊपर जाने पर क्रियाशीलता बढ़ता है। इसके बाद दूसरा आता है विस्थापन अपक्रिया ज्ञात करने में। विस्थापन अपक्रिया क्या होता है कि कोई भी धातु होती है वो किसी दूसरे धातु के लवण से उस धातु को विस्थापित करती है। इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, आप पीछे से देख लीजिएगा कैसे कैसे है। पहला आप जान लिए क्रियाशीलता ज्ञात करने में ना, पहला इसका अनुप्रयोग है क्रियाशीलता ज्ञात करने में। मतलब कि ECS में नीचे से ऊपर जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है, अर्थात ऊपर वाली जो धातु होगा नीचे वाली से अधिक क्रियाशील होगा। खत्म। अगला है विस्थापन। विस्थापन अपक्रिया ज्ञात करने में। विस्थापन का मतलब होता है, देखो विस्थापन अपक्रिया ये बता देते हैं सबसे पहले क्या होती है। ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई धातु किसी दूसरे धातु के लवण से उस धातु को विस्थापित कर देता, उसे हम बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट हो गया, यहाँ हमने आयरन से क्रिया कराया तो यहाँ पे क्या करेगा, ये आयरन जो होगा कॉपर को हटाएगा तो बन आएगा FeSO4 प्लस CO। तो वहीं विस्थापन होता है कि कोई धातु दूसरी धातु को हटा दे, पर हटाएगा किसको, जो अधिक क्रियाशील होगा उसी, वही जो अधिक क्रियाशील होगा वहीं हटाएगा। कम क्रियाशील तो हटाएगा नहीं, जो जिसके पास ज़्यादा पावर होगा वही ना दूसरे का जगह लेगा। तो जो ECS में ऊपर होगा वह नीचे वाले को हटा देगा। आप देखेंगे पीछे, बस यहीं पर ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे कॉपर क्या है, ECS में आप देखोगे नीचे होगा आयरन से, पीछे से आप देख लीजिएगा थोड़ा सा वीडियो पीछे करके, तो वहाँ पे देखेंगे तो आयरन क्या है, ऊपर है, यानी अधिक क्रियाशील है। कॉपर कम क्रियाशील है, तो अधिक क्रियाशील क्या किया, कम क्रियाशील को हटा दिया। तो फिलहाल आज के लिए बस 2 ही टॉपिक पे हम बात करेंगे, विस्थापन अपक्रिया ज्ञात करने में और क्रियाशीलता ज्ञात में। ECS के बारे में और सारे क्वेश्चन आएंगे और समझने के लिए आएगा, पर आप अगले क्लास में मिलने से पहले आप ECS को तैयार रखिएगा ताकि आगे समझने में और आपको फ़ायदा मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सबका।